फिलहाल मैं जा रहा हूँ ताजमहल से ग्वालियर। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 12403 आगरा से ग्वालियर जाने के मेरे दो रीजन हैं। एक, मुझे ग्वालियर का पैलेस और वहाँ का किला देखना है, और दूसरा, मेरा एक स्टूडेंट वहाँ रहता है तो उसे मिलना है। स्लीपर क्लास में समोसा आया था तो आज सुबह नाश्ते में है समोसा। मेरे साथ में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे जो कि 2 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था, इसलिए मैंने उनको भी एक समोसा दे दिया। आगरा से ग्वालियर आने के लिए 3 घंटा लगता है, कोई ट्रेन 2 घंटे में भी छोड़ देती है, और दोपहर के 11 बजे तक मैं ग्वालियर के स्टेशन पर पहुंच गया था। मैंने आगरा से पंजाब में ट्रेन पकड़ी और 125 किलोमीटर दूर अभी ग्वालियर में आया हूँ। यहाँ से मैं ग्वालियर पैलेस देखूंगा और पूरा ग्वालियर घूमने की कोशिश करता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट भी यही रहता है तो मैं उसे भी मिलना चाहता हूँ, देखते हैं क्या होता है। वैसे तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में आता है, लेकिन यूपी का बॉर्डर इससे नज़दीक है। ग्वालियर किला और पैलेस के अलावा सिंधिया फैमिली के लिए यहाँ पर तानसेन की समाधि और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी है। तो मध्य भारत के इतिहास में ग्वालियर एक महत्वपूर्ण शहर था। मध्य प्रदेश का ये इलाका बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बुंदेलखंडी लैंग्वेज बोली जाती है, और अंग्रेजों के टाइम पे जो 1857 का उठाव हुआ था वो इसी इलाके में शुरू हुआ था। थोड़ी भूख लगी है इसलिए स्टेशन के बाहर जाते हैं और कुछ खाने पीने की चीज़ें देखते हैं। अगर आपके पास भारी बैग हो मेरे जैसा तो उसे आप एक रूम में रख सकते हो। स्टेशन पर ये सुविधा अवेलेबल होती है, उसे कहते हैं क्लॉक रूम। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ अ क्लॉक रूम। तो अंदर ऑफिस होगा तो वहाँ पे जाके आप अपना सामान रख सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल करते टाइम पे ये पूरा बैग लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा एक हैंड बैग ले लो ऐसा वाला और उसी से ट्रैवल करो, बाकी सामान रख दो, क्योंकि बोझा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। स्टेशन पर आते ही मैंने अपने स्टूडेंट को कॉल कर दिया था, लेकिन वो किसी काम में बिजी था इसलिए वो नहीं आया। थोड़ी देर वेट करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ स्टेशन के बाहर, जहाँ पर मैं होटल में जाके खाना खाऊंगा। पूरे भारत घूमने का सपना लेकर मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी। ये जो बैग है इसी को पकड़कर मैं पूरा भारत घूमना चाहता हूँ। जब तक पैसे है तब तक घूमेंगे, पैसे खत्म होने के बाद वापस घर जाएंगे। किसी भी नए शहर में जब आप जाते हो, अभी मैं ग्वालियर में हूँ, तो बहुत सारे लोग आपको ठगने की कोशिश करेंगे। ऑटो चाहिए क्या, रूम चाहिए क्या, ये वो ऐसी चीज़ें पका देंगे। इसलिए मेरे पास इसके लिए उपाय है। ऐसा कोई गमजा या फिर आप अपना टॉवेल होता है उसे लगा लो, जिससे क्या प्योर लोकल वाली फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि अभी दिहाड़ी पे काम पे जा रहा है यार, तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा। दिस इज द वे। मजदूरी करने का टाइम आ गया है, चलो। फिलहाल मैं आया हूँ होटल बंसीवाला में। यहाँ पर मैंने 200 रुपए की थाली मंगवाई है। थाली में है कुछ पनीर, चावल, उसके बाद गुलाब जामुन और 2-3 टाइप की सब्जियां और रोटियां। पेट भरकर खाना खाने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ किले की तरफ। होटल में मैंने पता किया तो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर वो किला है, और ऑटो से मैं अभी जा रहा हूँ किला देखने के लिए। अभी मुझे ये भानगढ़ या ये अपना किले पे जाना है। कहाँ से जाना पड़ेगा? यहाँ से मिलेगा?
आज है तारीख 7 मई 2025। पाकिस्तान के हमले की वजह से अभी मॉक ड्रिल चालू होने वाला था, इसीलिए सायरन बज रहे थे। अभी बजे दोपहर के 3 और यहाँ से मैं 10 रुपए देकर किले के नज़दीक पहुँच जाऊँगा। किले की तरफ जाने के लिए ऐसे ग्रीन कलर के ऑटोज होते हैं, टम। किले की तरफ जाने के लिए सबसे पहले स्टेशन से फूलबाग आना पड़ता है और फूलबाग से अभी ये किले की गेट की तरफ रास्ता जाएगा। यहाँ पे मैंने एक अजब बात देखी कि जो 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का वो नहीं चलता है, सिर्फ 10 रुपये का कॉइन चलेगा। अभी एक ऑटो वाले को मैंने कॉइन दे दी थी तो उसने बोला नहीं चलेगा। मैंने उसको डायरेक्ट बोला कि क्या इंडिया में रहता है पाकिस्तान में, तो बोला ग्वालियर में सिक्के नहीं चलते। ऐसे ग्रीन कलर का ऑटो आपको एग्जैक्टली किले के सामने छोड़ देगा। मेरे ठीक पीछे ये ग्वालियर किले की शुरुआत होती है। यहाँ पे ये संग्रहालय है, वैसे तो ऊपर भी एक संग्रहालय है और नीचे यहाँ पे किला स्टार्ट होता है वहाँ पे एक संग्रहालय है। तो यहाँ से जो रास्ता जा रहा है यहीं से ऊपर की तरफ ये पूरा किला बना हुआ है। तो पहले सबसे पहले हम लोग म्यूज़ियम देखेंगे और म्यूज़ियम के बाद हम लोग जाएंगे किले की तरफ। ये 20 रुपये का मैंने टिकट निकाल लिया है और चलिए घूमते हैं अभी म्यूज़ियम। यहाँ पे जो पत्थर की आकृति आपको दिखाई दे रही है 2-3 एनिमल्स का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले ऊपर का सर एक एनिमल से प्रेरित है, नीचे का जो बॉडी है ये पैरों के ऊपर वाला जो धड़ बोलते हैं वो घोड़े के शेप में है और पंजे जो है वो बाघ या फिर शेर के जैसे बनाए हैं। अगर छोटी छोटी कलाकृतियों को देखोगे तो यहीं पर भी आपको ये कुछ मूर्तियाँ गढ़ी हुई दिखेगी। मेरे हिसाब से ये सोल्जर्स होने चाहिए। और एंट्री गेट पर ही हमें 2 तोपें दिखाई जाती हैं। ये जो तोपें हैं ये मुग़ल काल की हो सकती है, क्योंकि ब्रिटिश काल में जब तोपें होती थी वहाँ पे क्राउन का चिन्ह गढ़ा जाता था। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ तो श्री राम जी ऐसा कुछ लिखा है, 1200 कुछ साल यहाँ पे लिखा है। दूसरे साइड पे भी यहाँ पे भी एक तोप यहाँ पे आपको दिखाई देगी। फ़िलहाल मैं हूँ ग्वालियर के फोर्ट के नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक छोटा सा म्यूज़ियम का एंट्रेंस है। यहाँ पे लिखा है केंद्रीय संग्रहालय गुजरी महल। और अभी ये स्टैचू है महाराजा श्री माधवराव सिंधिया जी का। ग्वालियर घराना बहुत फेमस घराना आता है। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे एक म्यूज़ियम में। ऐसे पत्थर रखे हुए हैं, यहाँ पे शिलाकृतियाँ गढ़ी गई हैं। ये सारे जो पत्थर हैं ये औरंगज़ेब और उसके पहले के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने गढ़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो उर्दू और फ़ारसी का यूज़ किया है, इसमें उर्दू का यूज़ किया है। ये 1349 का उल्लेख बताया जाता है इसमें। यहाँ पे शखुन उस लिपि में, देवनागरी लिपि में ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये 1228 का ये शिलालेख है। कितनी नक्शीदार तरीके से इसमें सारे अक्षरों को गढ़ाया गया है। 1280 का ये शिलालेख है। यहाँ पे आप लिपि भी जान सकते हो, ये ब्राह्मी लिपि यहाँ पे लिखी हुई है। गुजरी महल का निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में अपनी 8वीं पत्नी के लिए करवाया था।
इस महल के भीतरी भाग में पुरातत्व संग्रहालय है। इसे 1922 में बनवाया गया था। संग्रहालय में 28 कक्ष हैं और इनमें मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहरों का प्रदर्शन किया है। गुजरी महल स्थित संग्रहालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है, जिनमें मध्य प्रदेश के पुरातत्व इतिहास के संबंधित महत्वपूर्ण शिलालेख भी रखे गए हैं। इसमें पाषाण की प्रतिमाएं, कांस्य प्रतिमाएं, लघुचित्र, मृण्मयी मूर्तियां, सिक्के, पेंटिंग्स और अस्त्र शस्त्र भी रखे गए हैं। विष्णु, ब्रह्मा, काली माता, महावीर और बुद्ध, इनके साथ कई और देवी देवताओं की मूर्तियां यहां पर शिल्पकला का अद्वितीय नमूना प्रस्तुत किया गया है। यह है हाथी और हाथी पे की गई है नक्काशी। लगता है कि ये सारे देवी देवताओं के छोटे छोटे फिगर्स उन्होंने बनाए हैं। ये पूरा म्यूज़ियम है। यहाँ पे 12वीं शताब्दी में जो मूर्तियाँ मिली थी, 12वीं शताब्दी में बनाई गई मूर्तियाँ और जो उत्खनन में मिली थी, उन सभी का ढांचा यहाँ पे रखा है। छोटे से घर के अंदर यहाँ पे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव की मूर्तियाँ रखी है, वो भी अलग अलग आकार में, छोटी से लेकर बड़ी आकार में। यहाँ पे जो मंदिर के ऊपर जो कलश की तरह बनाया जाता है वैसा स्ट्रक्चर है। ये जो है ये पिलर्स के टुकड़े हैं नीचे, और लगभग 100 से ज़्यादा अधिक मूर्तियों के अवशेष यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। इनमें मुख्यतः बौद्ध और जैन तीर्थंकरों की भी मूर्तियाँ है। बुद्ध की मूर्तियाँ बहुत कम है, लेकिन भगवान तीर्थंकर की मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ऊपर जो है वो है ग्वालियर का किला। 3 किलोमीटर की लंबाई और 2 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ ये भव्य किला यहाँ पर स्थित है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अंग्रेजों के ज़माने से ग्वालियर का जो भारत के मानचित्र में स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य भारत होने के कारण यहाँ पे बहुत सारी रियासतों का राज रहा है। तो 1857 का जो उठाव था, वहाँ के बहुत सारे अस्त्र यहाँ पे रखे गए हैं। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब पेशवे ऐसे महान योद्धाओं के जो सैनिक थे, उनके अस्त्र इन संग्रहालय में रखे गए हैं। पुरानी बंदूकें, तोपगोले और तलवारें और नुकीले जो धनुर्धर विद्या के लगने वाले बाण होते हैं, वो भी यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे तोहफे रखी है, वो वहाँ पे एक है और यहाँ पे एक। पूरे इसमें बुद्ध की सिर्फ यही एक मूर्ति यहाँ पे देखने को मिलती है कि ये राजस्थान की कोटा से मिली हुई मूर्ति है। ये छोटे छोटे सिक्के हैं जो कि 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के सिक्के माने जाते हैं। नागवंश के पुराने ज़माने के लोग इन सिक्कों का उपयोग करते थे, और इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स की भी रचनाएं की गई है। फिलहाल मैं किला चढ़ रहा हूँ। ये जो रास्ता देख रहे हो आप, ये पूरा ऊपर तक जाता है। इसे कहते हैं एलिफेंट वे, क्योंकि यहाँ से हाथियों के सहारे राजा एंट्री करते थे। सामान वामान जो भी लाना है वो इस रास्ते से जाता था, इसलिए उसे एलिफेंट वे कहते हैं। और यहाँ से पूरा आपको जो ग्वालियर का नज़ारा है वो देखने को मिलेगा। दिस इज़ ग्वालियर शहर। सतह से 104 मीटर की ऊंचाई पर होने के कारण ये किले से पूरे शहर का नज़ारा दिखता है, और सिक्योरिटी रीजन की वजह से भी इस पूरे पर्वत को किले के रूप में बदल दिया गया था, क्योंकि यहाँ से पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती है। ये वही किला है जिसमें औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी पर लटका दिया था। मुगलों के काल में भी इस किले का महत्वपूर्ण इतिहास रहा है, और राजपूतों ने भी इस किले पर चढ़ाई की है। मराठाओं का भी इतिहास यहीं से शुरुआत होता है, और अंग्रेजों ने भी इस किले पर अपना कब्जा जमा लिया था। मध्य भारत में होने के कारण इस किले को एक अनन्य साधारण महत्व प्राप्त हुआ है। किले की अद्भुत रचना के कारण यहाँ पर बाहर से आक्रमण करके इस किले को जीतना बहुत ही मुश्किल था। जो दीवारें हैं वो उसे तोपों से भी नहीं उड़ाया जा सकता, इतनी मजबूत दीवारें यहाँ पर बनाई गई है। लगभग 34 फीट ये दीवारें ऊंची हैं। यहाँ पर बहुत सारी देखने लायक चीज़ें हैं। महल है, सास बहू का मंदिर है,
और थोड़ी गुफाएं हैं, उनमें कुछ कलाकृतियां भी की गई है। लेकिन ऊपर से जो शहर का नजारा दिखता है वो काफी मनमोहक है। चलिए अभी किले के अंदर चलते हैं। तो ये मैं कुछ दोस्तों से मिला था, ये है कीर्ति जो कि राजस्थान से है, और उनके साथ अभी मैं किला देखने के लिए अंदर महल में जा रहा हूँ। रखने दो ना, बहुत भारी है। कहा जाता है कि किले का संपूर्ण निर्माण राजा तोमर मानसिंह ने करवाया था और उनकी 8 बीवियां थी। तो उन 8 बीवियों के लिए रहने की, उनके महल की व्यवस्था भी इस पूरे किले में करवाई गई थी। ये है दरबार जिसमें नाच गाना एवं राजसभाएं होती थी। ऊपर रानियां बैठती थी और नीचे पूरे लोग बैठते थे, और अगर कोई गाने का कार्यक्रम है तो ऊपर से रानियां देखा करती थी, और यहाँ पर पूरा संगीतमय एक वातावरण हुआ करता था। महल के अंदर जो नक्काशी की गई है वो काफ़ी सुंदर है। उस दीवारों पर कुछ नीला रंग से पेंट भी किया गया है जो अब तक टिका हुआ है। यहाँ पर जो पत्थर यूज़ किया गया है उसे बलुआ पत्थर कहते हैं, और वो पत्थर आसपास के इलाकों में ही मिलता है। यहाँ पर गाइड ने बहुत सारी जानकारी बताई थी। हिस्ट्री टीवी पर इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। काफ़ी रोचक इस किले के बारे में इतिहास हमें जानने को मिल सकता है। कारीगरी के हिसाब से बहुत गजब का काम है। ये जो लाल पत्थर है, लाल पत्थर से पूरे किले का निर्माण किया गया है। ये ग्वालियर के आसपास के इलाके में मिलता है, तो उसी हिसाब से उन्होंने इस पत्थर का यूज़ करके ये सारा स्ट्रक्चर बनाया है। ऐसा लगता है कि लकड़ी का काम हो सकता है, लेकिन ये पूरा पत्थर का काम है। पत्थर पे ये सारी चीज़ें तराशी गई है। कैसे, कब, क्यों, ये सारे क्वेश्चन आज भी हम लोग सॉल्व नहीं कर। पूरा किला देखने के लिए लगभग 3 घंटे का समय लगता है। कहते हैं कि इस किले पर एक मंदिर है जहां पर भारत का सबसे पहले शून्य का निर्माण किया गया था। शून्य जो पत्थर पर है उसका सबूत यहाँ पर ही मिलता है। उधर जाके क्या कहा, हम दूर से आए। नहीं, दूर से आए। सारे लोग दूर से आते। पागल, हम राजस्थान से आए। तू वीडियो तो नहीं बनाते? आप मुझे वहाँ मिले थे ना, वो म्यूजियम में। मुझे लगा आप मम्मी हो। लगभग हमारा आधा किला देखना हो चुका था, फिर भी कुछ बाकी था, लेकिन शाम हो रही थी इसलिए अभी हम लोग नीचे जा रहे थे। नहीं, ये बसंती है हमारी। मत नाचना। तो ये किला देखकर अभी हम लोग निकल चुके हैं वापस स्टेशन की तरफ। स्टेशन से लगभग ये 6 किलोमीटर है, और यहाँ पे ऑटो के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है आने के लिए। सो दिस इज इट। हम राजस्थान से आए, हम राजस्थान से आए। यही डायलॉग सबको चिपकाते हैं। हमारा राजस्थान इतना अच्छा है, इससे जो जरूरी है। बर्फी रोल आपको टेस्ट करना है, टेस्ट कर लो। कौन सी टेस्ट कराऊँ, बोलो। दोनों कराओगे तो टेस्ट कर दो। कौन सी बेस्ट है? अच्छा, मैंने तो भी खाई। बहुत अच्छी है। स्टेक क्या रेट है? स्टेक क्या रेट है? 260, 320, 350। बसंती बाय। फिलहाल मैं हूँ ग्वालियर के स्टेशन पर, और यहाँ पे ये स्टेशन में केटरिंग का ऑप्शन है। तो हमारे पास थाली आई है जो कि 70 रुपये की है। 4 रोटी, चावल, दाल, आलू की सब्ज़ी और केचप, ऐसी चीज़ें दी।
और साथ में पानी भी। खाना खाने के बाद मैं आ गया ग्वालियर के स्टेशन के डॉर्मेट्री में। यहाँ पर 180 रुपये देने के बाद आपको 3 घंटे के लिए रहने के लिए मिल सकता है। मैंने लगभग 600 रुपये पे कर दिया और 9 घंटे के लिए ये डॉर्मेट्री बुक कर दी है। कल रात को मैं अपने IRCTC के गेस्ट रूम में रुका था। उन्होंने मेरे से 12 घंटे के लिए 516 रुपये लिए और खाना तो स्टेशन पर ही एक उनका IRCTC का ही कैंटीन होता है तो उसी में मिल गया। तो बिहाइंड मी दिस इज़ एम्बिडियंस होटल और इसी के ठीक सामने ये स्टेशन है। यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। इसके पीछे भी 2-3 क्रेन्स लगे हुए हैं। तो ये पूरा रेनोवेशन का काम चालू है। स्टेशन काफ़ी बढ़िया लगे। स्टेशन के पास ये होटल एम्बिडियंस है और इसी के पीछे आपका IRCTC का रेस्ट रूम है। यहाँ पे एक बड़ा चौक है, सराफा बाज़ार, और ये थोड़ा लोकल मार्केट। यहाँ से ऑटो वगैरह मिल जाएगी। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अभी गेस्ट रूम से। अभी दोपहर के 11:48 हो चुके हैं। अभी सबसे पहले खाना खाऊंगा, उसके बाद पैलेस देखने के लिए जाएंगे। फ़िलहाल मैं हूँ स्टेशन रोड के सामने वाले होटल पे। कल भी मैं यही होटल में आया था, बंसीवाला। काफ़ी वेजिटेरियन होटल है और यहाँ के लोग भाई इतने बढ़िया हैं। मुझे कल उन्होंने अपनी बैग रखने के लिए परमिशन भी दे दी और काफ़ी दोस्त बना लिए मैंने। ये सारे ट्रेन में खाना पहुँचाते हैं। शर्मा जी वो कौन है? और ये एक भाई है और ये हमारी मदद करते हैं, जो हमें खाना खिलाते हैं अच्छा। और काफ़ी बढ़िया हाल है इस और ये है राज शर्मा। इस होटल में वो जोमेटो काम करता है और ये काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया था। इसने ही मुझे बहुत मदद की है रात में रहने के लिए। इसने अपने एक दोस्त के रूम पे मुझे जगह दिलवाई और काफ़ी सही बंदे हैं यार। और आज मैं इनके साथ एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। इनके साथ मैं एक जोमेटो डिलीवरी बॉय की तरह ट्रेन में खाना पहुँचाने वाला हूँ। ये रहा हमारा आज का खाना। पापड़, दाल, ये चावल, ये पनीर है और ये सलाद और 2 रोटियाँ। वो शेफ। खाना खाते ही मैंने बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात की। यहाँ पे नए दोस्त बनाए और एक भाई साहब ने मेरे हाथ पे टैटू बनाया अपने जैसा। टैटू बनवा के अभी मैं जा रहा हूँ पैलेस की तरफ। खाना हो चुका है, थोड़ी मोबाइल भी चार्जिंग कर ली। अभी दोपहर के कितना बजे? 13:27, मतलब 1:30 के आसपास हुआ है। तो हम लोग जाएंगे सिंधिया का फेमस पैलेस फिलहाल, और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर और तानसेन का भी कवर देखना है। तो चलते हैं। फिलहाल मैं हूँ फूलबाग के पास। फूलबाग से यहाँ किले की तरफ जाता है, यहाँ से स्टेशन की तरफ, और ये जाता है महाराजा पैलेस। यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना मना है क्योंकि पैलेस है ना, तो इसलिए। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में कोई भी लोग मुझे नहीं दिख रहे। 2-3 लोग थे जो कि गाइड चाहिए कि पूछ रहे थे, लेकिन आगे कोई नहीं है। यहाँ पे उन्होंने वीडियोस फ़ोटो निकालने के लिए मना कर दिया है, तो देखते हैं कुछ हो सकता है। तो उन्होंने फ़ोटो वीडियो निकालने के लिए मना कर दिया है। फ़ोटो नहीं, वीडियो निकालने के लिए मना किया है। तो मैं आपको अभी फ़ोटोज़ दिखाता हूँ।
ठीक है। ये है ग्वालियर का जय विलास पैलेस, जिसे जीवाजी राव ने बनाया था। अभी इसके ओनर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं। ग्वालियर का इस पैलेस में 400 शाही कमरे हैं। ज्यादातर कमरों को म्यूजियम बना दिया गया है और ये पैलेस इटालियन आर्किटेक्चर से बनाया गया है। इसमें एक टेबल भी रखा हुआ है जिसपे नेपोलियन ने यूज किया था और आज की इस पैलेस की कीमत है लगभग 10,000 करोड़ रुपए। इसमें मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया था डाइनिंग रूम, जिसमें टोटल 7 लाख शीशे बिठाए गए थे और यहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीजें रखी हुई हैं। पुराने पेंटिंग्स है, पुराने आर्किटेक्चर की चीजें हैं, जो हमारे भारत आजाद होने के बाद कुछ पॉलिटिशियंस की चीजें भी इसमें रखी गई है। तो काफी कुछ देखने लायक चीजें इस सभी पैलेस में रखी है। इस पैलेस में एंट्री फीस है लगभग 350 रुपए, 300 रुपए प्लस आपका इलेक्ट्रिक वैन का खर्चा आता है इसमें, जो कि आपको ईवी से आपको गेट के पास छोड़ देगी और वापस उधर ही गेट पे ड्रॉप कर देगी। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. सो दिस इज़ इलेक्ट्रिक वैन, जो कि गेट से आपको अंदर लेके जाएगी। ये है एंट्रेंस गेट। वीडियोग्राफी करना बहुत मना है, लेकिन फोटोज़ वीडियोस मैं आपको दिखा देता हूँ। सो करेंटली वी आर राइडिंग द इलेक्ट्रिक। ऐसे हाँ, मैं इसे चिपका सकता हूँ। जुगाड़ बोलते हैं, देसी जुगाड़ बना डबल टेप है वो आगे पीछे। आप महाराष्ट्र में कहाँ से? संभाजीनगर, औरंगाबाद। हाँ, आप अकेले आए हो घूमने? यस, मैं अकेला ही ट्रैवल करता हूँ, सोलो ट्रैवल। हाँ, तो इसीलिए। हाँ, और कांच वाला होता ना। हाँ, तो अभी मैंने ये ग्वालियर का पैलेस देखा, बहुत ही बढ़िया लगा। और अभी मैं वापस अपने जहाँ पे मैं सुबह होटल में गया था, तो वो होटल में जा रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत भूख लगी है। पूरा पैलेस देखने के लिए लगभग 1.5 घंटा लगता है, लेकिन कुछ पोर्शन फिर भी उन्होंने रेनोवेशन का काम था इसलिए बंद रखा था। 350 रुपये इसका टिकट है और मज़ा आया यार। एक रॉयल फैमिली कैसी होती है, कैसे उनकी ज़िंदगी होती है, वो लोग किस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। बेड, उनका खाने पीने की चीज़ें, दफ्तर खाना, उसके बाद डाइनिंग टेबल, पेंटिंग्स, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमने पहले डिस्कस की है। Before I started my travel journey, I just work at केंद्रीय विद्यालय। तो जब मुझे पता चला कि छुट्टियां मिलने वाली है 50 दिनों की, तभी मैंने डिसाइड किया था 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूँगा अपनी छुट्टियों का। लिस्ट बनाओ, प्लान बनाओ, जितने भी लोग थे ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ, उनसे मिलूँगा, पूरा भारत घूमने की कोशिश करूँगा। एंड करेंटली आई एम एट ग्वालियर, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़। पीपल बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। पैलेस देखने के बाद अभी मैं बंसीवाला होटल पे आया था। अभी कोइंसिडेंस देखिए, जिसका पैलेस था ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो अभी हमारे होटल के सामने आने वाले हैं और हम लोग उनका स्वागत करेंगे। बताओ भाई, कौन आए थे अभी? ग्वालियर के महाराज माधवराव सिंधिया के सपूत ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑनर ऑफ जय विलास पैलेस। कितना पास से देखा हम लोगों ने उन्हें, बहुत करीब से माला चढ़ाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सारे भाई लोग हमारे साथ थे।
ये है राज, आपका नाम क्या है भाई? राघव नाग। ये हमारे राघव भाई हैं, हमारे यहाँ के भाई हैं। ये हमारे यार से मारी है राघव। ये है अभिषेक। लगातार 3 दिनों तक इनसे बातें करने के बाद मेरी अच्छी दोस्ती हो गई और आज मैं इनके साथ अभी जोमेटो का डिलीवरी बॉय का काम करने वाला हूँ। दिन रात ये मेहनत करते, चलती ट्रेन में ये खाना पहुंचाते हैं और आज मैं इनके साथ एक ऑर्डर डिलीवर करूंगा। ये जोमेटो के अंदर पियानो नंबर से आप ऑर्डर सब जोड़े जैसे ही आपने उस पर पियानो नंबर डाला उसी के साथ आपका नाम, जैसे कि आपका सीट का नाम B5 है, इसमें B5 और 49 आ गया, इसी के साथ आपका नाम आ जाएगा कि आपका किस नाम से आपने वो सीट बुक की है और आपकी बोगी का नंबर क्या है और सीट का नंबर क्या है, तो उसी के हिसाब से आपको आ जाएगा। अभी राज बता रहा था कि कैसे वो सीट नंबर और बोगी का नंबर आता है और उसके बाद ऑर्डर प्लेस होने के बाद अभी उन्हें ऑर्डर देना होता है। मैं जानना चाहता था कि कैसे ये ऑर्डर वो लोग लेते हैं, कैसे सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं और उसके बाद ऑर्डर डिलीवर करते हैं। सभी से मैं बात करके ये सारी चीज़ें जान रहा था और अभी ये लोग अपनी नेक्स्ट ऑर्डर की तैयारी कर रहे हैं और उनके साथ मैं जाऊंगा अभी ये ऑर्डर डिलीवर करने के लिए स्टेशन पर। अभी हम जाएंगे जोमेटो का ऑर्डर देने स्टेशन पर। मेरे साथ ये भाई का नाम क्या है भाई? विकास। चलो, ये है हमारा ऑर्डर, चलो। That's the रेलवे स्टेशन। हमारे पास टोटल 3 ऑर्डर्स हैं और वो ट्रेन के अलग अलग बोगियों में देना है। That's the life of a Zomato boy। हमारे पास 3 ऑर्डर थे, इसलिए स्टेशन पर पहले से 2 लोग और इंतजार कर रहे थे। उन्हें 2 ऑर्डर देके हम लोग अपनी बोगी के लिए निकल पड़े। गरम बढ़िया बढ़िया। जम्मू तवी से चलकर न्यू दिल्ली, आगरा कैंट, झांसी जंक्शन के रास्ते दुर्ग को जाने वाली गाड़ी कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर। सो हमारा जो बोगी है वो है HA1 और अभी हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे। ट्रेन वहाँ से आ रही है और यहाँ से होते होते वो ट्रेन इस डायरेक्शन में चली जाएगी। वी आर वेटिंग नाउ। एडवेंचर शुभम। और अभी मैं ये बोगी के अंदर जा रहा हूँ डिलीवरी देने के लिए। वो मेरा दोस्त पहले ही अंदर चला गया था। ये पूरा एसी का कंपार्टमेंट है, इसलिए बहुत शांति थी। पता नहीं मुझे टीसी पकड़ लेगा तो फाइन मार देगा, लेकिन जो जोमेटो बॉयज़ होते हैं उनके पास आईडी कार्ड होता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ और स्मूथली ये हमारी डिलीवरी हो रही है। उस भाई ने सीट नंबर लोकेट कर दिया और जल्दी से जल्दी वो डिलीवरी ऑर्डर दे दिया। गिन चुन के 2 मिनट का समय होता है, उसमें भी बहुत सारे पैसेंजर उतर रहे होते हैं, चढ़ रहे होते हैं, तो उसमें ये सारे जोमेटो बॉय का स्किल लगाकर वो सारा काम करते हैं। बहुत बार इन्हें गालियाँ भी खानी पड़ती है, पैसेंजर्स पागल होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और हम लोगों ने ऐसे करके ये डिलीवरी कर दी और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। ऑर्डर हो गए डिलीवर, अभी ट्रेन जा रही है। भाई साहब ने ऑर्डर डिलीवर कर दिया। कितना मिनट लगा? 2 मिनट। बस 2 मिनट का काम होता है ये। कभी कभी इन जोमेटो वाले भाई साहब को चलती ट्रेन से उतरना पड़ता है और बदकिस्मती से अगर मान लीजिए वो ट्रेन में ही रह गए और ट्रेन चल पड़ी तो उन्हें कभी कभी दूसरे स्टेशन में उतरकर वापस दूसरी ट्रेन से
अपने ग्वालियर में आना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर वेरी गुड एट देयर जॉब। हेलो गाइस, ऑर्डर है। ऑर्डर आ रहा हूँ डिनर अभी देने हाल में। ये मेरे पास स्लीपर का S9 का ऑर्डर है, इसे डिलीवर करने जा रहा हूँ मैं। मेरे पास भी ऑर्डर है A2 का। दे दो भाई, सारे ऑर्डर दे दो, चलो। इस तरह से वो डेली के ऑर्डर्स दे देते हैं और बहुत अच्छी लाइफ ये लोग एंजॉय करके जीते हैं। और अभी मैंने अपनी डिलीवरी कंप्लीट कर दी और अभी मैं जाऊंगा वापस होटल पर। होटल से निकलकर हम लोग रात में सोने के लिए एक भाई साहब के घर पे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप कहाँ होटल में पैसे दोगे, आप हमारे साथ चलिए। और रात में मैं उनके साथ ही रुका था। उन्होंने बोला था कि हमारे एक दोस्त की शादी हो रही, तो उनके साथ ही मैं एक शादी में चला गया। शादी में हम लोगों ने खाना खाया, बहुत एंजॉय किया। और शादी किसकी थी पता नहीं, मैं तो इनके साथ ही आया था। उन्होंने कहा कि वो उनके एक दोस्त की शादी है और हम लोगों ने सबसे पहले पाव भाजी खाई, बाद में कुछ मीठा खाया, बाद में सलाद खाया, बाद में पान खाया और सबसे लास्ट में जाकर हमने खाना खाया। तो ऐसे कुछ एडवेंचर भरी ये हमारी नाइट थी। उसके साथ ही हम लोगों ने अभी मैं उनके रूम पर ही गया था, उधर मैं टेरिस पर सो गया और इन भाई साहब ने मेरी बड़ी मदद की। मुझे वैसे तो डर लग रहा था इनके साथ जाने के लिए, लेकिन बड़े अच्छे बंदे हैं ये, बहुत ही अपने जैसे दिल खोल कर सभी का स्वागत करने वाले बंदे हैं। रात भर इन्होंने बहुत खाना खिलाया मुझे और सुबह अभी मेरी ट्रेन है दिल्ली के लिए और दिल्ली से मैं जाऊंगा हरिद्वार के लिए। शादी से निकलने के लिए हमें 12:30 बज चुके थे और अभी हम लोग तीनों गाड़ी से उनके रूम की तरफ जा रहे थे। और ऐसा रहा हमारा एडवेंचर भरा सफ़र। ग्वालियर बहुत ही सही सिटी है, काफ़ी अच्छे दोस्त मुझे यहाँ पे मिले और यहीं पर उन्होंने मुझे टेरिस पर रुकने के लिए जगह दे दी थी। सच कहूँ तो मैं थोड़ा सा डर रहा था उनके साथ जाने के लिए, लेकिन सही बंदे हैं। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा स्टेशन से मेरी ट्रेन है दिल्ली के लिए और दिल्ली से मैं जाऊँगा हरिद्वार।